हेलो बच्चों। तो एक वीडियो दिया था मैंने, वीडियो नहीं सॉरी, मैंने एक क्वेश्चन दिया था। अगर आपने देखा है कम्युनिटी टैब के अंदर, देखा था वो सवाल। चांसेस कमी है, तुम कमी रिप्लाई करते हो वहाँ पर, थोड़ा देख लिया करो। अच्छे सवाल डाल रहा हूँ मैं आजकल। ओके, तो मैंने क्वेश्चन पेपर भी दिया था। मेरे को पता नहीं कितने जनों ने उसे सॉल्व किया, और मेरे को थोड़ा उम्मीद कम है कि उसके सारे सवाल किसी से हो जाए। तो हाँ, कोई तैयारी कर रहा है नीट या कहीं की, तो हाँ बिल्कुल उससे हो सकते हैं। लेकिन अपन जो तैयारी कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में या फिर अदर स्टेट बोर्ड में, आरबीएसई बोर्ड में, एक आध सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपसे नहीं हो पाएंगे। देखते हैं उन कौन बच्चे हैं जो उन सवालों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तब उनके लिए भी देखेंगे, उनके लिए भी मैं सॉल्यूशन निकालूंगा। कंडीशन अप्लाइड अगर आप बोलते हैं तो देखिए, एक सवाल मैंने जो अभी 2 दिन पहले दिया था, 1 या 2 दिन पहले दिया था, कि ये मेरे को बच्चे ने ही पूछा था कि सर सोने की पन्नी का ही क्यों उपयोग किया गया, किसमें, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के अंदर। थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है कि सोने की पन्नी का ही उपयोग किया गया। तो इसके 2 कारण संभव हैं। पहला कारण ये समझिए बच्चों, देखो ये चीज़ ऐसी है, आप जितना लॉजिक लगाएंगे ना उतना आपका बढ़िया रहेगा। देखिए, पहला कारण मेरे को ये समझ में आया कि सोने की पन्नी या सोने की तन्यता सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना। सोने को बहुत पतला बनाया जा सकता है, बहुत महीन बनाया जा सकता है। इस कारण वो जो सोने की पन्नी थी उसकी मोटाई कितनी रखी है बनने, माइक्रोन्स में 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर। बहुत पतला होता है बच्चों, होता है नहीं होता। और इतना महीन रखने का कारण क्या था, ताकि अल्फा कण आसानी से भेद पाए। और किसी शीट को इतना पतला नहीं किया जा सकता जितना सोने की पन्नी को पतला किया जा सकता था। ठीक है, तो पहला कारण तो ये कि सोने की पन्नी को बहुत पतला बनाया जा सकता है, और प्रयोग में इसका मान कितना था, 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर कोटि का था। ठीक है, और अल्फा कण उतनी पतली पन्नी को आसानी से भेद सकता है। अगर थोड़ी भी मोटी हुई ना तो अल्फा कण भेद नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा कणों की भेदन क्षमता न्यूनतम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, एवं अल्फा कणों की भेदन क्षमता, आर पार गुजर जाने की क्षमता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अतः वे इतनी पतली पन्नी को ही भेद पाएंगे। भेद पाएंगे का मतलब आर पार गुजर पाएंगे। इतनी पतली पन्नी से ही वो आर पार गुजर सकते हैं। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण समझिए इसका। देखिए, जब रदरफोर्ड ने ये पर्टिकुलर प्रयोग किया था, मतलब रदरफोर्ड ने किसके साथ में, गाइगर और मर्सन के साथ में जब ये प्रयोग किया था बच्चों, उस समय आधुनिक जो आवर्त सारणी है बच्चों वो नहीं आई थी। मोजले ने दी थी आधुनिक आवर्त सारणी। वो आधुनिक आवर्त सारणी रदरफोर्ड के प्रयोग से 10 साल बाद में आई है, इस बात को ध्यान में रखना। तो जब रदरफोर्ड ने ये प्रयोग किया था तब उसे ये लगता था या ये माना जाता था कि सोने में लगभग 100 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है सोने के अंदर? 100 प्रोटॉन है। ये बात ध्यान में रखना। गोल्ड में उस समय उसने जब ये प्रयोग किया तो ये मान करके किया कि 100 प्रोटॉन है। 100 प्रोटॉन है तो मतलब अल्फा कण धनात्मक आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 2 प्रोटॉन के बराबर, सामने है 100 प्रोटॉन। तो 100 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल
प्रभावी होगा, अतः विक्षेपण या प्रकीर्णन प्रभावी होगा, ये मान करके किया था। तो 100 की जगह 79 हो गए, लेकिन तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तरफ 79 प्रोटॉन है, एक तरफ 2 प्रोटॉन है, और जब 2 प्रोटॉन वाला कण 79 के पास में आएगा तो प्रतिकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। प्रतिकर्षण बल ज़्यादा लगेगा तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा, प्रकीर्णित हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा कारण ये भी रहा कि सोने की पन्नी में या फिर सोने में प्रोटॉनों की संख्या, सोने के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अत्यधिक होने के कारण अल्फा कणों का प्रकीर्णन आसानी से देखा जा सकता है। इसलिए भी किसका उपयोग किया गया, सोने का उपयोग किया गया। क्या ये अन्य का उपयोग नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन अप्लाइड, बस उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा होनी चाहिए थी। ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। तो हमने दूसरा कारण क्या है कि सोने के परमाणु में कितने, सॉरी 100 नहीं 79 प्रोटॉन होते हैं। अतः जब +2e आवेश का अल्फा कण सोने की पन्नी की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, तब दोनों के मध्य, मतलब सोने की पन्नी के नाभिक के मध्य और अल्फा कण के मध्य, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल प्रभावी होने के कारण अल्फा कण का विचलन आसानी से प्रक्षेपित होगा या प्रेक्षित होगा। आसानी से क्या होगा बच्चों, प्रेक्षित होगा। ठीक है, तो ये 2 कारण रहे सोने का उपयोग करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो ये 2 कारण थे। अब चलिए एक सवाल और मैं आज डिस्कस कर लेता हूँ। आपको पता हो बच्चों कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अगर 79 प्रोटॉन हैं तो 79 इलेक्ट्रॉन भी तो है नहीं है। चलो 79 इलेक्ट्रॉन, 2 वो जो अल्फा पार्टिकल है वो आ रहा है। समझना कि इस पूरे गोले के अंदर 79 इलेक्ट्रॉन भी हैं और सामने से 2 प्रोटॉन वाला अल्फा पार्टिकल आ रहा है। तो क्या इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर वैद्युतिकी आकर्षण बल नहीं लगेगा, कूलाम बल इन दोनों के बीच में नहीं लगेगा? क्या ये अल्फा कण इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित नहीं होगा? तो आंसर है होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर समझिए इसका वेग कितना होता है, 10⁷ मीटर पर सेकेंड। ये मैंने बताया था नहीं बताया था? इसका वेग बहुत ज़्यादा होता है, 10⁷ मीटर पर सेकेंड की कोटि का इसका वेग होता है। ठीक है, चलो वेग ज़्यादा है। ऊपर से जब अल्फा कण का मैं द्रव्यमान समझता हूँ, अब इस चीज़ को थोड़ा समझने लायक बात है, ये बहुत समझने लायक बात है कि अल्फा कण का जब हम द्रव्यमान बोलते तो हम बोलते 4 प्रोटॉनों के बराबर 4 mp। इसका मतलब 4 गुणा 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम, ऐसा। जबकि एक इलेक्ट्रॉन की बात करो, देखो इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पास पास में तो है नहीं, एक दूसरे से दूर दूर है। तो एक अल्फा पार्टिकल का इंटरेक्शन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ में हो पाया होगा, अगर हुआ होगा तो। ठीक है, तो हमने बोला एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, हमने बोला एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, इतना द्रव्यमान। ठीक है ये बात। चलिए अब गौर करो, 1⁻10⁻⁻27, 1⁻10⁻31, कौन सा ज़्यादा भारी है? ज़्यादा भारी है।
ये बहुत हल्का है। लगभग कितना, तो मैं बोलूँगा लगभग 10,000 गुना, लगभग। देख लो 10 की घात 4 का डिफरेंस है दोनों में, मतलब 10,000 गुना भारी है ये। कौन? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जब इलेक्ट्रॉन से टकराया होगा तो इलेक्ट्रॉन तो था प्लास्टिक की बॉल, अल्फा पार्टिकल था लोहे की गेंद। लोहे की गेंद अगर प्लास्टिक की गेंद से टकराएगी तो प्लास्टिक की गेंद को तो उड़ा के ले जाएगी, लेके जाएगी नहीं लेगी। लेकिन क्या लोहे की गेंद के वेग पे कोई प्रभाव पड़ेगा? उसकी गति की दिशा पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। प्लास्टिक की गेंद पता नहीं कहाँ जाती हुई रहेगी, लेकिन लोहे की गेंद तो आती है अपने चाल से चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो हो सकता था कि उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ हो, लेकिन जब वो एक दूसरे से टकराए होंगे तो उस अल्फा कण ने इलेक्ट्रॉन को इतना तेज टकराया होगा कि वह इलेक्ट्रॉन को अपने साथ में ही लेकर के चला गया होगा। ठीक है, बात समझ में आई ये चीज? ठीक, तो अब यहां पर एक और सवाल है बच्चों। तो फिर सोने की पन्नी का एक और महत्व समझ में आता है। सोने की पन्नी में 79 प्रोटॉन है और ऑलमोस्ट मैं मान लेता हूं कि 80 के आसपास न्यूट्रॉन भी होंगे, तो 80 और 80 लगभग 180 प्रोटॉनों के बराबर द्रव्यमान होगा। किसका? सोने की पन्नी के नाभिक का, मतलब सोने के परमाणु के नाभिक का। अब समझो, परमाणु का नाभिक इतना सा छोटा सा और इसके पास में द्रव्यमान कितना है? 180 प्रोटॉनों के बराबर, लगभग। सोने के बहुत ज़्यादा समस्थानिक है, शायद 32 के आसपास, 30 या 32 समस्थानिक है सोने के बच्चों। तो उनमें से एक समस्थानिक मान लेते हैं जिसका द्रव्यमान 180 प्रोटॉनों के बराबर हो। ठीक है, और इसका द्रव्यमान कितना? 4 प्रोटॉनों के बराबर। कौन सा ज़्यादा है? अभी भी तो ये ज़्यादा है नहीं है? अरे है नहीं है, लगभग 40 गुना से ज़्यादा, 42, 43, 45 गुना के आसपास में है। ठीक है, तो अगर ये इससे टकरा भी गया होगा तो क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो नहीं भाई, यहाँ पर 20 किलो है और यहाँ पर आधा किलो आ रहा है, तो 20 किलो से आधा किलो टकराएगा तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? 20 किलो पे प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, आधा किलो पे तो प्रभाव पड़ेगा। सीधी सी बात है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही केस यहाँ पर भी हो कि अगर ये अल्फा परमाणु इससे खतरनाक तरीके से भी टकराया होगा ना, तो भैया सामने 20 किलो का बाट रखा हुआ है और आधा किलो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। समझ रहे हो? ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पर तो हाथी बैठा हुआ है, इस हाथी के सामने ये शायद चूहा ही है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये अगर इसे टकराता भी है तो सोने की पन्नी या सोने के परमाणु के नाभिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, वो अपनी इस जगह पर क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है, चलिए एक सवाल सीबीएसई की किताब में भी है कि यदि हाइड्रोजन परमाणु का उपयोग किया जाए, सोने की पन्नी की जगह हाइड्रोजन की शीट बना दी जाए और फिर उसके ऊपर अल्फा कण लिए जाए, प्रक्षेपित करे जाए, तो क्या होगा? थोड़ा समझने लायक बात है। पहले तो आप ये बोलोगे कि सर हाइड्रोजन तो गैस है, उसकी शीट क्या बना रहे हो? तो बच्चों एक टेम्परेचर दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हाइड्रोजन जो है वो ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, तो हम उस टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमने हाइड्रोजन ठोस अवस्था में था, तब हमने उसकी क्या बना ली? शीट बना ली, एक पतली सी पन्नी बना ली। ठीक है, ये बात बना ली पन्नी उसकी। चलो, अब हाइड्रोजन की पन्नी सामने है और सामने से अल्फा पार्टिकल आ रहा है। ठीक है, अब हाइड्रोजन जब हमने समझा बच्चों 1H1, तो हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक प्रोटॉन है। यहाँ पे कितने प्रोटॉन वाला कण आ रहा है? 2 प्रोटॉन वाला कण। किसकी ओर आ रहा है? तो हम बोलते हैं 2 प्रोटॉन वाला कण आ रहा है 1 प्रोटॉन की ओर। क्या आप प्रतिकर्षण बल ज़्यादा प्रभावी होगा? आंसर है इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा जितना 79 प्रोटॉन वाले कण से प्रभावी था। यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगेगा, हालांकि इतना नहीं लगेगा जितना पहली अवस्था में लगा था। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लगेगा प्रतिकर्षण बल, जबकि हाइड्रोजन के केस में तो प्रतिकर्षण बल बहुत कम लगेगा। तो अल्फा परमाणुओं का अल्फा कणों का, परमाणु नहीं, अल्फा कणों का प्रक्षेपण हो पाएगा क्या वो विक्षेपित हो पाएंगे अपनी मूल चाल से? तो आंसर है नहीं। उनका पथ जो है, उनके पथ में विचलन बहुत कम होगा, जिससे माप पाना आसान नहीं होगा या जिसे आसानी से नहीं मापा जा सकता। जबकि यहाँ पे विक्षेपण इतना बढ़िया था कि उसे आसानी से हम क्या कर सकते थे? गाइगर गणित्र से जो है आसानी से, प्रस्फुर गणित्र से हम आसानी से ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, ये बात तो ध्यान में रखिएगा। उस केस में विक्षेपण जो है वो आसानी से ज्ञात नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरा उसका द्रव्यमान भी बहुत कम होगा। 1 प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान इसका है, जबकि 4 प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान इसका है। अब ये ज़्यादा भारी है और ये कम भारी है, मतलब ये आधा किलो का बाट और ये 2 किलो का बाट। अब 2 किलो का बाट टकरा रहा है आधा किलो के बाट से। बताओ भाई, आधा किलो का बाट तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। प्रभाव पड़ेगा उसकी स्थिति के ऊपर,
पड़ेगा नहीं पड़ेगा। चलो, तो ये भी एक कारण था कि उसका द्रव्यमान बहुत कम है। अगर उन दोनों के बीच में टक्कर भी हो जाती है तो टक्कर के कारण ये तो अपनी जगह को छोड़ देगा एक बार के लिए, तो बेचारा हिल जाएगा कि नहीं भैया, मैं तो नहीं संभाल पाऊंगा इसको। तो फिर कुल मिलाकर के हमें वो प्रेक्षण प्राप्त नहीं होंगे जो हमें उस प्रैक्टिकल में चाहिए। ठीक है, अल्फा कणों का विक्षेपण या अल्फा कणों का प्रकीर्णन आसानी से ज्ञात नहीं होगा, या अल्फा कणों में प्रकीर्णन इतना न्यून होगा कि उसको माप पाना आसान नहीं होगा। अतः हाइड्रोजन की शीट का उपयोग नहीं किया जाता। पता चल गया। एक सिंपल सा रीजन दे दीजिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कण के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल इतना न्यूनतम होगा कि उसके कारण अल्फा कणों का प्रकीर्णन न्यूनतम होगा, जिसे माप पाना आसान नहीं होगा। अतः हाइड्रोजन की शीट का उपयोग नहीं किया जाता। बात समझ में आ गई क्या? ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन दिमाग घुमा देती हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अरे आई होगी ना देवताओं। तसल्ली से अपने दिमाग पे थोड़ा सा वजन डालो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, प्रेशर नहीं लेना है, बस थोड़ा सा सोचना है। शांति से चलते चलते टहलते टहलते सोच लोगे तो भी अपने दिमाग में आ जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बच्चों। हैव अ गुड डे, टेक केयर।